अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। नया बजट आ गया है 2026-27 का। बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं होंगी और बहुत सारी डिटेल्स जो आज के ब्लॉग में मैंने आपको बतानी है। तो बड़े गौर से देखिएगा, सुनिएगा बजट को और शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं तो मैं चाहती नहीं हूँ कि बिल्कुल भी रन डाउन में टाइम वेस्ट किया जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जनाब। अब ये जो बजट है इसके हवाले से वन बाय वन मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी और इतनी ज़्यादा डिटेल्स किसी ने भी अपने ब्लॉग में आपको नहीं बताई होंगी, इसलिए गौर से सारा वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो और जो भी आपकी इंटरेस्ट की चीज़ है, जो आपको पसंद आ रही है या जो नहीं भी पसंद आ रही, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ से मिल जाए। सबसे पहले आपको बता दूं कि वफाकी हुकूमत ने जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए और जितने भी रिटेलर्स हैं दुकानदार, उनके लिए फ़िक्स्ड टैक्स स्कीम मुतारिफ़ करवाने का ऐलान कर दिया है। पिछले दिनों इसके ऊपर दुकानदार जो थे वो सरापा एहतजाज थे, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है उस तरह से टैक्स जमा नहीं करवाते थे। वैसे मैं एक बात बताऊँ, ये जो हमारे नए वज़ीर ख़ज़ाना हैं औरंगज़ेब साहब, इनका अगर कोई पूछा जाए ना कि आपकी फ़ेवरेट हॉबी क्या है, तो मेरे ख़्याल से वो सिर्फ यही बताएंगे, टैक्स लगाना। मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर शायद अब आइंदा आने वाले वक्तों में सांस लेने पे भी टैक्स लगे। बहरहाल मैं बिला वजह तनकीद नहीं करूँगी, क्योंकि दूसरे के जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस हाई हैं और उन लोगों की इकोनॉमीज़ भी टैक्सेस की वजह से ही चलती हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में टैक्सेस की शरह भी कम है, उतने टैक्सेस नहीं लोग पे करते, लेकिन लोगों की जेब भी इजाज़त नहीं देती। बहरहाल सुनते जाइए और सर धुनते जाइए। ये जो बजट है हमारा, ये सन 2026-27 का है जनाब, और इसमें रियल स्टेट, बरामदी सनतें और IT सेक्टर और इसके अलावा बैरून मुल्क सरमाया जो रखने वाले पाकिस्तानी हैं उनके लिए टैक्स छूट का ऐलान किया गया है, जो कि उनके लिए अच्छी बात है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक हुकूमत ने मुआशी सरगर्मियों को तेज़ करने के लिए, सरमायाकारी की हौसला अफजाई करने के लिए और मुल्क के अंदर बरामदात बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ विद होल्डिंग और एडवांस टैक्सेस में कमी का फैसला जो है वो किया है, जो कि खुशाइन बात है। तीसरी तरफ वफाकी हुकूमत की तरफ से जनाब रियल स्टेट सेक्टर जो है उनके लिए अहम रिलीफ के तहत टैक्स फाइलर्स की जानिब से जायदाद की ख़रीदारी के ऊपर आयद जो विद होल्डिंग टैक्स है वो 2.5 से कम करके 1.25% करने की तजवीज़ जो है वो दी है। इसके अलावा जायदाद फरोख्त करने के लिए फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह जो है वो 5.5% से कम करके 2.75% करने की बात की गई है। इसके अलावा हुकूमत का कहना है कि इस कदम से जनाब क्या होगा कि प्रॉपर्टी मार्केट में जो सरमायाकारी है वो और कारोबारी सरगर्मियां जो हैं उनको फ़रोग मिलेगा। और इसके अलावा अपनी बजट तकरीर में IT सेक्टर के लिए भी रिलीफ का ऐलान जो है वो किया गया है। इसके अलावा IT बरामदात से हासिल होने वाली आमदनी के ऊपर 0.25% की रियायती टैक्स जो है उसकी शरह में 2029 तक तोसी की जा रही है, जबकि मुल्क की तेज़ी से तरक्की करती टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को भी मज़ीद सहारा जो है वो देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही वफाकी हुकूमत ने बरामदी शोबे के लिए एडवांस इनकम टैक्स में भी कमी का ऐलान जो है वो किया है और इसके अलावा एडवांस इनकम टैक्स की शरह जो है वो 2% से कम करके 1.25% जो है वो कर दी जाएगी, जिसका मकसद पाकिस्तानी जो बरामद कुनंदगान हैं उनकी आलमी मंडियों में मुसाबकती सलाहियत को बेहतर बनाना है। बैरून मुल्क माली लेन देन करने वाले अफराद के लिए भी नुमाया रिलीफ का ऐलान किया गया है और इसके अलावा क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के ज़रिए जो बैरून मुल्क अखराजात के ऊपर टैक्स आयद था उसके ऊपर 5% से उसको कम करके 0.5% उसको कर दिया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने गैर मुल्की असासों के ऊपर यानी कि जो CVT आयद कैपिटल वैल्यू टैक्स था उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया है। और जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं जी औरंगज़ेब साहब, उन्होंने इस कदम को टैक्स निज़ाम को ज़्यादा मौसर और सरमायाकार दोस्त बनाने की जो हिकमत अमली है उसका हिस्सा करार दिया है। बजट तकरीर के दौरान मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं उन्होंने छोटे दुकानदारों और रिटेलर्स के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम जो है वो मुतारिफ़ करवाने का ऐलान किया और इसके मुताबिक इस स्कीम का मकसद जो है वो टैक्स अदायगी के अमल को आसान बनाना और मईशत को मज़ीद दस्तावेज़ी शक्ल जो है वो देना है। इसके अलावा तमाम इकदाम मजमूई तौर पर सरमायाकारी के फ़रोग, बरामदात में इजाफे, कारोबारी सरगर्मियों की बहाली और मुआशी तरक्की के हसूल की वसीतर पॉलिसी का हिस्सा है, ये कहना है जी गवर्नमेंट का। अब हम बात कर लेते हैं वफाकी बजट लग्जरी गाड़ियां और महंगी इलेक्ट्रिक कार्स की जो दरामद है उसके ऊपर नए टैक्सेस कौन से आयद हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि IMF ने जनाब ये कहा था गवर्नमेंट को कि आपने सोलर्स के ऊपर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर जो है टैक्सेस आयद करने। तो चलें इसकी भी तफसीलात देख लेते हैं।
2 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा, जबकि इलेक्ट्रिक बाइक्स, रिक्शाज़ और बसेस की हुकूमती रियायत जो है वो बरकरार रहेगी। यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक्स, रिक्शाज़ और बसेस की जो रियायत है वो उसी तरह रहेगी, लेकिन 2 करोड़ से ज़ायद की जो गाड़ी है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब ज़रा इसकी मज़ीद डिटेल सुनिएगा कि ये जो नए टैक्सेस आयद हुए हैं, इसके मुताबिक 2000 सीसी की जो गाड़ी होगी और जो 3000 सीसी की गाड़ी होगी और तमाम पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां होंगी, बिलखसूस एसयूवीज़ और फेडरल एक्साइज ड्यूटी ये आयद की जाएगी उनके ऊपर। और इसके अलावा 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों के ऊपर पहले से मौजूद ड्यूटी के अंदर मज़ीद इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टैक्स ढांचे को मुतवाज़न बनाने और लग्जरी गाड़ियों की दरामदात के ऊपर नॉट बरामदात के ऊपर जो ज़र मुबादला है उसके ज़खायर पर पड़ने वाले दबाव को कम करने की हिकमत अमली का हिस्सा होगा। वफाकी बजट में 2 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी के दायरे में रखने की तजवीज़ पेश की गई और इस फैसले के बाद महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद के ऊपर जो इजाफी टैक्स है वो लागू होगा। और ईवान के अंदर ये बताया गया कि जो हुकूमत है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पे मराहत ख़त्म नहीं कर रही, लेकिन इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो ईवी और रिक्शे और बसेस, इनके अंदर जो रियायती निज़ाम है वो बरकरार रहेगा। और वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कमेटी नई ऑटो पॉलिसी के ऊपर जो है वो गौर कर रही है, जिसके तहत मुस्तकबिल में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए मज़ीद इस्लाहात जो हैं वो मुतवक्के हैं। और इसके अलावा जो वज़ीर ख़ज़ाना उन्होंने वाइट स्प्रिट जो होता है वो और जो मिनरल तारपेन ऑयल होता है उसके ऊपर भी 80 रुपये फ़ी लीटर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ दी है। और बाज़ औक़ात इन दोनों अशिया का इस्तेमाल जो है पेट्रोल और दीगर मसनूआत में गैर कानूनी मिलावट के लिए जो है वो किया जाता है, जिसके तहत गाड़ियों, सनती मशीनरी और दीगर आलात को नुकसान पहुँचता है। इसीलिए जो वज़ीर ख़ज़ाना है उनका कहना था कि इस नई ड्यूटी का मकसद मुल्क भर में ईंधन की जो मिलावट है उसको रोकने के लिए हमने जो है इसके ऊपर टैक्स जो है वो आयद किया है। अच्छा, फिर इसके बाद बात कर लेते हैं जायदाद के मामलात, बरामदात के मामलात और जितने भी टैक्सेस हैं उनके ऊपर बैरून मुल्क जायदादों के सरमायाकारी के टैक्सेस हैं। और साथ में जो सुपर टैक्स ख़त्म किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कारोबारी हजरात के लिए, उसके बारे में भी आपको डिटेल्स देती हूँ। बजट इजलास में अपोजिशन अरकान जो हैं ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी शोर मचाया और वो हर दफ़ा हर साल ही होता है। लेकिन अब जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है उन्होंने बजट तकरीर में बताया कि आइंदा माली साल का जो वफाकी बजट है उसका जो मजमूई हुजम है उसमें 18,771 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है, जबकि कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो पेश की गई है, जबकि पेंशन की मद में 1159 अरब रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। वफाकी हुकूमत के सिविल अखराजात के लिए 1071 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि हंगामी और गैर मुतवक्के सूरत हाल से निपटने के लिए 430 अरब रुपए रखने की तजवीज़ जो है वो दी गई है, जबकि मजमूई जारी अखराजात का हुजम जो है वो 17,495 अरब रुपए जो है वो मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 1050 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि FBR के जो टैक्स वसूलियों का हदफ है वो 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। वफाकी जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ है वो 5,336 अरब रुपए रखा गया है। तनख्वाहदार तबके के ऊपर आयद सरचार्ज टैक्स को ख़त्म किया गया है। टैक्स में रिलीफ देने के लिए 4 जो स्लैब्स हैं उनकी तजवीज़ पेश की गई है, जबकि हुकूमत ने आइंदा माली साल से तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स शरह में कमी कर दी गई है। कैसे? बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक 6 लाख सालाना आमदन जो लोग कमाते हैं उनको ज़ीरो टैक्स पे करना पड़ेगा और 12 लाख रुपए आमदन जो लोग कमाते हैं उनमें 1% टैक्स होगा। 12 लाख से ज़ायद और 22 लाख तक जिन लोगों की आमदन है, यानी 12 से लेके 22 लाख तक, उनको 11% इनकम टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, जबकि 22 लाख से ज़ायद जो लोग कमाते हैं 22 लाख से लेके 32 लाख तक, उनको 20% टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा। 32 लाख से ज़ायद जो लोग पैसे कमाते हैं यानी 41 लाख तक, उनकी आमदन में 25% इनकम टैक्स आयद होगा, जबकि 41 लाख रुपए से ज़ायद जो लोग पैसे कमाते हैं 56 लाख रुपए सालाना, उनके ऊपर 29% टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा। और दस्तावेज़ात के मुताबिक 56 लाख रुपए से ज़ायद जो पैसे कमाते हैं तकरीबन 56 से 70 लाख, उनके ऊपर 32% इनकम टैक्स आयद होगा, जबकि सालाना 70 लाख रुपए से ज़ायद आमदन वाले जो अफराद होंगे उनके ऊपर 35% इनकम टैक्स जो है वह लगेगा। इसके अलावा तनख्वाहों के अंदर
7% اضافہ جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے. ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافہ. 7% تو بہت ہی کم ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ماہانہ جو تنخواہ لوگوں کو ملتی ہے اس میں 10% اضافہ کیا جائے گا، جبکہ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکسز میں ریلیف دینے کے لیے مختلف اقدامات کیے جائیں گے، جس میں 22 لاکھ سے 32 لاکھ سالانہ آمدن والوں کے لیے ٹیکس کی شرح جو ہے وہ 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز ہے، جبکہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر عائد سرچارج بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ حکومت نے نجکاری پروگرام کو وسعت دیتے ہوئے جینکوز، ڈسکوز، بینکس اور انشورنس کمپنیز جو ہیں ان کو اور ہوائی اڈوں کی نجکاری کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے. اس کے علاوہ خالص آمدن جو ہے حکومت کی وہ 11,751 ارب روپے ہوگی وفاقی حکومت کی، جبکہ وفاقی محصولات جو ہیں اس میں صوبوں کا حصہ جو ہے وہ 8,848 ارب روپے ہوگا. صوبوں کا حصہ جو میں نے آپ کو بتایا 8,848 روپے ہوگا. اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 838 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. بی آئی ایس پی کے لیے یہ رقم جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں 17% سے زیادہ ہے. اور بجٹ میں وفاقی حکومت نے آزاد جموں کشمیر کے لیے 146 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 88 ارب روپے، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ جو اضلاع ہیں ان کے لیے 95 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اپنا گھر اسکیم جو ہے اس کے تحت 71 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے. اور بجٹ دستاویزات کے مطابق جو ایکسپورٹ فائنینس اسکیم ہے اس کے تحت مارک اپ کی شرح جو ہے وہ 19% سے کم کر کے 4.5% کر دی گئی ہے، تاکہ برآمدات کنندگان کی جو لاگت ہے اس میں کمی لائی جا سکے. اور پراپرٹی سیکٹر کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کرتے ہوئے فائلرز کے لیے جائیداد کی خرید و فروخت جو ہوگی ود ہولڈنگ ٹیکس کی جو شرح ہے اس میں کمی کی گئی ہے. بجٹ تجاویز کے مطابق جو ہے فائلرز کے لیے جائیداد خریداری کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1.25%، جبکہ نان فائلرز کے لیے جائیداد کی فروخت کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس 5.5 سے کم کر کے 2.75% کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ 15 کروڑ سے 50 کروڑ جو منافع کمانے والی کمپنیز ہیں ان کے اوپر سپر ٹیکس ختم کیا جائے گا. 50 کروڑ روپے سے زائد آمدن والی کمپنیز کے لیے سپر ٹیکس کی شرح میں 10% سے اس کی کمی کر کے 8% کرنے کی تجویز کی گئی ہے، جبکہ دفاعی اخراجات جو ہیں ہماری فوج کے ان کے لیے 3,000 ارب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ ریاستی ملکیتی اداروں کی جانب سے سرمایہ کاری کے لیے 451 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ترقیاتی پروگرام میں نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کے لیے 365 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. بجلی اور دیگر شعبوں کی سبسڈیز جو ہمیں دی جاتی ہیں وہ 10 خرب 91 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ کراچی کو چمن سے جوڑنے والی N25 شاہراہ پاکستان ایکسپریس جو ہے اس کے لیے 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ML1 کے کراچی تا روڑی سیکشن کے لیے جو ہے وہ 25 ارب روپے رکھے گئے ہیں. گوادر بندرگاہ اور چاروں صوبوں میں ٹرانسپورٹ کے لیے 93 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. بجلی اور دیگر شعبوں کی سبسڈی کے لیے 10 خرب 90 ارب، بجلی کے شعبے کے لیے 116.2 ارب. کراچی میں جو 4 منصوبہ ہے مین کے 4 منصوبہ اس کے لیے 10 ارب، آبی منصوبوں کے لیے 103.1 ارب، ہاؤسنگ کے لیے 54.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ بجٹ میں کسانوں کے لیے 300 ارب روپے کے قرضے، صنعت اور تجارت کے لیے 6.6 ارب روپے، صحت کے لیے 25.1 ارب روپے، اعلیٰ تعلیم کے لیے 46 ارب روپے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے الگ سے 3.6 ارب روپے، دانش سکولز کے لیے 26.3 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. جبکہ آئی ٹی کا جو شعبہ ہے اس کو ریلیف دیتے ہوئے آئندہ مالی سال کے لیے جو آئی ٹی برآمدات ہیں ان کے اوپر 0.25% رعایتی ٹیکس جو ہے وہ 2029 تک برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. برآمدات کے اوپر ایڈوانس انکم ٹیکس جو ہے وہ 2% سے کم کر کے 1.75% جو ہے 25% وہ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-30 کے تحت کینسر اور دیگر بیماریوں کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات کی مقامی تیاری کے لیے ایک اہم سہولت ایپ جو ہے متعارف کروانے کے لیے کینسر اور دیگر امراض کی ادویات کی مقامی پیداوار استعمال ہونے والی جو 100 سے زائد اقسام کے خام مال استعمال ہوتے ہیں اس کے اوپر جو عائد کسٹمر ڈیوٹی ہے وہ مکمل طور پہ ختم کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بجٹ دستاویزات کے مطابق کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کے بیرون ملک ادائیگیوں کے اوپر ٹیکس جو آئے ٹرانزیکشن ٹیکس
وہ 5% سے کم کر کے 0.5%. غیر ملکی اثاثے رکھنے والے پاکستانیوں پر عائد کیپٹل ویلیو ٹیکس بھی ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے علاوہ 2026 اور 27 کا یہ جو بجٹ ہے اس میں لگژری اور درآمدی گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز میں نئے اور اضافی ٹیکسز عائد کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. 2000 سی سی اور 3000 سی سی گاڑیوں کے تمام پیٹرول اور ڈیزل اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ جو عائد کی گئی ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. فائنانس بل 2026 کی کاپی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ میں پیش ہوئی اور اس کے بعد یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. اچھا ایک اور بات، جتنے بھی سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں جس میں ایک میں بھی ہوں، جو یوٹیوبرز ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کے جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کو جو انکم آتی ہے وہ آتی ہے ابراڈ سے، امریکہ سے. اس لیے ان لوگوں کا جو ٹیکس ہوتا ہے یہ وہیں سے کٹ کے آتا ہے. اس کے بعد وہ جب انکم آتی ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں تو وہاں سے بھی آپ کے وہ پیسے کٹتے ہیں. تو تیسری جگہ اب حکومت نے جو سب سے گندا کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ بجٹ میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے اوپر 5% ود ہولڈنگ ٹیکس بھی عائد کر دیا ہے. یعنی کہ 3 جگہ سے پیسے کٹیں گے اور پھر جا کے آپ کو اماؤنٹ ملے گی. اچھا یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب سے بڑا پیسہ آتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اگر آپ نیوز شیئر کر رہے ہیں تو اس کے اوپر جو آر پی ایم یا سی ٹی آر آپ کا آتا ہے وہ 0.37 پیسہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کو 1000 ویوز آئیں گے تو اس کے اوپر صرف 0.37 یا 27 پیسے آپ کو ملیں گے. اس میں بھی اگر 3 جگہ سے ٹیکس کٹ کے آپ کے پیسے آپ تک پہنچیں گے تو میرے خیال سے وہ پائی والی بات ہو جائے گی، 1 پائی لے لو. بہرحال بجٹ میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے اوپر یہ جو 5% ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کیا گیا ہے اس کے اوپر تو ہم شدید احتجاج کرتے ہیں. اور جو انہوں نے باقی ٹیکسز عائد کیے ہیں اس کے اوپر بھی شدید احتجاج بنتا ہے. دکھ بھی ہو رہا ہے اور تھوڑی سی خوشی چلو یہ بھی ہے کہ چلو بہت برا بجٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال بجٹ تو بجٹ ہے جیسا بھی ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. جناب عالی ڈیٹیلز اور بھی ہیں لیکن میں تھک گئی ہوں آپ کو بتا کے. اور ہونا کیا ہے؟ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. غریب نے بیچارے نے اور پسنا ہے اور غریب تر ہونا ہے. امیر مڈل کلاس ہو چکا ہوا ہے اور مڈل کلاس جو ہے وہ سفید پوش بن چکا ہوا ہے. کیا سوچتے ہیں آپ لوگ اس سب چیز کے بارے میں؟ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. اور اس بجٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.